Hello everyone. Welcome back to Center for Ambition. My name is Nidhi. ऑनलाइन घटना चक्र सीरीज में आज हमारा चैप्टर 9 है एंड 9 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग का सेकंड पार्ट यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज पे या इस वीडियो पे नए आए हैं तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके जो है सॉल्व किया हुआ है। तो आज का अब सबसे पहला क्वेश्चन MCLR के बारे में है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि MCLR होता क्या है, ठीक है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट होता क्या है। आर आपको पता होगा कि मनी एंड बैंकिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI से रिलेटेड होती है, ठीक है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज directly related with RBI, or whenever we talk about financial या fiscal policy it related with the government of India. ओके तो जब इस तरीके से चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, MCLR जो है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, ये 2016 में लाया गया था बाय द RBI। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप बैंक्स जाते हो, यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोन्स मिलते हैं आपको। लाइक होम लोन मिलेगा, कार लोन मिलेगा, इस तरीके से अलग अलग लोन्स मिले हुए रहते हैं। तो उन डिफरेंट लोन्स के लिए एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम ब्याज दर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है MCLR, मतलब एक बैंक जो है कम से कम कितना दे सकती है। क्योंकि अगर लोन देना है, ये अगर बैंक्स के पास ये पावर इंडिविजुअल हो ना, तो मान लीजिए कि ये SBI है, ठीक है। SBI का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 4% है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। PNB उससे कंपैरिजन करेगी, PNB बोलेगी कि हम 3.5% का दे रहे हैं। और फिर मान लीजिए हमारी HDFC बैंक हो गई, HDFC बैंक बोलेगी कि 2% में ही दूंगी। इस तरीके से क्या होता है, क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और बैंक्स अपनी मनमानी करना चालू कर देंगी। उस सिनेरियो में क्या होता है कि RBI, जिसे कि हम एक तरीके से इन सब का जो है लीडर बोल सकते हैं, तो RBI क्या करता है, RBI एक मिनिमम रेट डिसाइड करता है कि आप इससे कम में नहीं देंगे। लाइक मान लीजिए RBI ने बोला 5% से नीचे कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा। क्योंकि अगर इस तरीके से इंटरेस्ट देने लगे, इस तरीके से लोन्स देने लगे, सॉरी, इतने कम इंटरेस्ट पे इस तरीके से लोन्स बांटने लगे, तो क्या होगा, बैंक करप्ट हो जाएंगे। ओके, को MCLR का समझ में आया होगा। अब वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस MC। तो these guidelines help improve the transparency in methodology followed by the banks for determining the interest rate on advances. Okay, these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to the borrowers as well as the banks. ठीक है, यानी कि एक तरीके से RBI के दिशा निर्देश होते हैं जिसकी वजह से बैंक क्या करें, किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी ना रखें और सस्ते ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत सस्ता लोन प्रोवाइड करवा दें। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए MCLR लाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया स्टेटमेंट्स, यानी कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में बात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट। तो पहली बार डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अगर आपने कभी शेयर मार्केट या अगर आपको शेयर मार्केट आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आप ट्रेड लेते हो, खरीदते हो, बेचते हो। इसके अलावा जो शेयर्स होते हैं इनके बारे में, स्टॉक्स के बारे में, इनकी जब ट्रेडिंग की जाती है ना, तो उससे रिलेटेड एक अकाउंट होता है जो आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट पे नहीं कर सकते वो एक्टिविटीज़। जैसे आपका बैंक अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में जब आप ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में इंडल्ज होते हो तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो उसी से रिलेटेड एक पूरी कहानी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक मैं, आप लोग, ठीक है, हम क्या है, इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन T-bills या ट्रेजरी एंड गवर्नमेंट
जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो दो तरीके का मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमेशा रजिस्टर्ड लोग ही जाते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद मुझ जैसे, आप जैसे लोग जो इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं, उनको सेकेंडरी मार्केट से ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी G-Secs परचेज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है पहले कह रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आरबीआई ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास मनी है तो वो परचेज कर सकते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि उनको ईज रहे, मतलब आसानी से वो खरीद सकें। तो उसके लिए रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके एक स्कीम आई, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है। ऐसे एक स्कीम आती है 2021 में, इसीलिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ये स्कीम आरबीआई लेके आई, किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, लाइक मैं और आप, हम जैसे लोगों के लिए लेके आई कि अगर आप एक डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग यानी कि NDSOM इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। सही बात है, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना होता है तो आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। यहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी G-Secs बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहली बात तो जॉइंटली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, आरबीआई का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उस बेसिस पे अगर आप जाते हैं तो आपके आंसर हो जाएंगे 1 और 2, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आएगा, ना कि आरबीआई। आगे चलते हैं। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका जो फंक्शन है, सेंट्रल बैंक कौन हो गया? हमारा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहते हैं। आरबीआई जो है उसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। देखो ये टर्म ना बेसिकली कई बार बहुत ऐसा होता है कि हाँ, ये क्यों पूछा गया पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके पीछे रीजन है। आपको कोविड-19 याद होगा, 2020 में आया। उस सिचुएशन में हमारे फाइनेंशियल मार्केट की हालत बहुत खराब हो गई थी। ड्यूरिंग दैट टाइम आरबीआई ने काफी हद तक हेल्प किया रिवाइव करने में इकोनॉमी को, तो इसीलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया। तो हम आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसीलिए कहते हैं कि आरबीआई बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के थ्रू ओवरनाइट मनी प्रोवाइड करवाता है कॉमर्शियल बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्यापार और उद्योग निकायों को तब ऋण देना जब ये दूसरे स्रोतों से ऋण लेने में विफल हो जाते हैं, यानी कि लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, providing liquidity to the banks having temporary crisis, lending to government to finance budgetary deficit। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो बैंक्स को देता है और दूसरा गवर्नमेंट को देता है। प्राइवेट सेक्टर को पैसा लेन देन का मैटर आरबीआई के रिव्यू में नहीं है, ठीक है। ठीक है, आरबीआई के जो इसका जो दायरा है कह सकते हैं, उसमें प्राइवेट कंपनीज या व्यापार या जो उद्योग निकाय आप कह सकते हो, इनको देना नहीं होता, ठीक है। तो इनको हम हटा सकते हैं, ये आरबीआई के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ठीक। ओके, दूसरा कह रहा है कि जो लिक्विडिटी है टू द बैंक्स को दे रहा है टेम्पररी क्राइसिस के टाइम पे। बिल्कुल सही बात है, बैंक्स को ये देता है, मैंने बताया कि ओवरनाइट मनी मिलता है, ओके। उसके अलावा तीसरा कह रहा है कि लैंडिंग टू गवर्नमेंट। देखो लैंडिंग टू गवर्नमेंट ये बात सही है, बट आगे क्या बोला उसने? फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, यानी कि अभी सरकार को घाटा हो रहा था और उस घाटे को पूरा करने के लिए ये पैसा देता है। ये चीज गलत है। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड ही इसमें सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए आरबीआई से सरकार पैसा उठा रही है। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? और क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द आरबीआई। यानी आरबीआई का भी तो कहीं से इनकम आती होगी, आरबीआई इतने ज्यादा फंक्शंस करती है, नोट प्रिंट करती है, ये सारी चीजें करती है, तो आरबीआई की इनकम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड की खरीद एवं बिक्री, विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बिक्री, पेंशन फंड का प्रबंधन यानी कि पेंशन फंड मैनेजमेंट। देखो इसमें आप एक बात समझो, ये जो पेंशन है ना,
पेंशन हो या इंश्योरेंस हो, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी, ये पेंशन फंड के रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी। ये सिर्फ पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये देखती है। वैसे ही एक आप देखेंगे कि आप इडा के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। इंश्योरेंस वाली जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड काम करने वाली बॉडी है। तो ये बॉडीज अलग अलग बने हैं, तो आप थर्ड को तो हटा ही दो। थर्ड को हटाने से ये गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फर्स्ट, तो ये दो तो कन्फर्म है ही। अब मुझे चेक करना है कि फिफ्थ है कि नहीं। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सही तो है स्टेटमेंट, यानी आरबीआई पैसा प्रिंट करती है और उसको क्या कर रही है आगे, करेंसी नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देखो ये सब चीजें जब आरबीआई करती है ना, तो उतना अमाउंट का पहले सरकार जो है सिक्योरिटीज जमा कराती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उतने अमाउंट की जमा किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, तब ये प्रिंट किए जाते हैं। और इन सब चीज़ों में आरबीआई का खर्चा होता है, आरबीआई की इनकम नहीं है, ये आरबीआई के एक्सपेंडिचर का पार्ट है, खर्चे का पार्ट है। तो करेंसी नोटों की छपाई और उनका वितरण आरबीआई का इनकम नहीं है, आरबीआई का खर्चा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिफ्थ को आप हटा दीजिए, आपके ऑप्शन होंगे 1 और 2। अब मैं बताती हूँ ये क्यों होंगे, कि सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, डीमैट अकाउंट के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में जाना एंड प्राइमरी मार्केट की बात कर रही थी मैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि यहाँ पे कुछ टैक्सेस लगते हैं, कुछ फी लगती है, वो ही जो है आरबीआई की इनकम का पार्ट होते हैं। चाहे फिर वो सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री हो, चाहे वो विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री हो, दोनों में से कोई भी होगा तो ये आरबीआई के जो इनकम का पार्ट है उसके अंदर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक कमेटी बनाई जाती है जो क्या करेगी कि किस तरीके से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस आपने पढ़ा होगा कि रेपो रेट, अब रेपो रेट क्या होता है, हालांकि आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तभी डिस्कस करेंगे, बस आप यहाँ पे समझिए कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर कितना होगा, बैंक रेट क्या होगा, ठीक है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन को याद रखें, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस कमेटी में जो आरबीआई है वो ब्याज दरों को तय करती है, ठीक है, ये सब ब्याज दर ही हैं, तो इन सबको तय करती है आरबीआई, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है ये 12 मेंबर की बॉडी है, पहली बात ये 6 मेंबर की बॉडी है, 12 मेंबर नहीं है, इसमें 6 मेंबर्स आते हैं, 3 तो आरबीआई की तरफ से होते हैं जिसमें आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई इंक्लूड होते हैं, गॉट इट, प्लस 3 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्ट किए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 3 लोगों को अपॉइंट करती है, तो इस तरीके से 6 मेंबर बॉडी है, नॉट 12 मेंबर, सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो आरबीआई के गवर्नर ही करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग वर्ड्स लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। तो इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है? देखो जब भी हम पॉलिसीज की बात करते हैं दो तरीके से होती है, पहली होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के परव्यू में काम करती है, यानी आरबीआई की पॉलिसी होती है। दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होता है, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब अगर मैं बात करूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं आपके बैंक से रिलेटेड चीजें, बैंकिंग एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, आपके
आपके इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, इस तरीके की चीजें हो गई। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करना, जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं, ठीक है, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन है ऑपरेशन ट्विस्ट के ऊपर। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज आरबीआई कर रही है उसको कहते हैं मॉनेटरी। और फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा, फिस्कल पॉलिसी में जो सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, कौन से ऐसे स्टेप्स ले रही है पब्लिक डेट को लेकर के, पब्लिक रेवेन्यू को लेकर के, इन सारी चीजों को। तो इसका मतलब ये जो पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू है ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। तो बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट में जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक्स को या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या देती है, लोन देती है, ठीक है, एक तरीके से उनको पैसा प्रोवाइड करवाती है कि आप हमसे इतना अमाउंट ले लीजिए, ये इंटरेस्ट रेट इस पर रहने वाला है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जी सेक को बेचा खरीदा जाता है। ओके, तो ये याद रखेंगे कि इसके ऑप्शन क्या होंगे, सी। आगे चलते हैं। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट मैंने बताया कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई साइमल्टेनियसली sells short-term securities and buy long-term securities. Okay. The main objective of this operation is to promote long-term investment. ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत आरबीआई क्या करती है, जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज होती है उनको बेचती है, ठीक है, उनको क्या करती है, सेल करती है, बेचती है, ठीक है, और वो आपने खरीद ली, उससे क्या हुआ, आरबीआई के पास पैसा आ गया और उस पैसे को, उस अमाउंट को आरबीआई क्या करेगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदने में लगा देगी। तो आरबीआई का एक कांस्टेंट काम रहता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब आरबीआई एक आध साल के लिए कहीं से इन्वेस्टमेंट ले रही है तो वो उसके फायदे का नहीं है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आगे जो है और इनकम जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस इसमें सही हैं और दोनों ही जो है मतलब जो रीजन है वो असर्शन को डिफाइन कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स दैट आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ रही है बट उसकी सप्लाई क्या है, कम है, या सप्लाई कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का पैकेट पहले 10 रुपए में आ जाता था, वही ब्रेड का पैकेट अब आपको 100 रुपए में मिल रहा है, तो ये क्या है, महंगाई है ना। 1 किलो प्याज आप 20 रुपए किलो में लेते थे, अब वही प्याज उसके प्राइस जो है 100 रुपीज पर केजी हो गया, 5 टाइम्स उसके रेट बढ़ गए, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में भी अलग अलग टाइप होते हैं, हमने पढ़ा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कुछ चीजों के, कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्राइस में बढ़ोतरी होती है, जबकि कोर इन्फ्लेशन पूरा जो मेन चीज है, लाइक जो कोर है उसके प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होता है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन है। और इस ड्यूरेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। अब इस सिचुएशन में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर हम थोड़ा सा लेमन की भाषा में समझते हैं कि इस समय लोगों के पास, क्योंकि डिमांड कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास मनी बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बराबर, बस उस पैसे की क्या है, वैल्यू नहीं रही है। ओके, यहां तक आपको समझ आया कि पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट में। इस सिनेरियो में जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो सबसे पहले आरबीआई या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, पैसे को कम करेगी, मार्केट से पैसा कम करना पड़ेगा। मार्केट से पैसा कम करोगे तभी तो फिर लोग कंट्रोल करेंगे अपने खर्चे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10 रुपए में ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो बट अब आपके पास 1000 रुपए आ जाते हैं, तो अगर वो ब्रेड की जो शॉर्टेज भी हो जाएगी तब आप 100 रुपए में भी परचेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मनी है। तो आरबीआई को क्या करना है, उस मनी को कंट्रोल करना है, मार्केट से उस मनी को खत्म करना है। खत्म करने का मतलब है कंट्रोल में लेके आना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। वैसे ही अगर इन्फ्लेशन की जगह क्या हो रखा है, डिफ्लेशन आ रखा है, मंदी हो रखी है। मंदी होने का मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा ही नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करेगी, हमें पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना रखना है दिमाग में। हम ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है बैंक रेट इंक्रीज कर दो। बैंक रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, अब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, मान लीजिए पहले 8% रेट था, कॉमर्शियल बैंक पैसा लेते थे, अब आरबीआई ने बैंक रेट को कर दिया 10%। इस सिचुएशन में जो
बैंक्स हैं वो पैसा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वो क्या करेंगे? जमा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बैंक रेट जो है अगर बढ़ा देगी आरबीआई, तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इसको ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं हटा देती हूँ, इसको आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली मोटा माटी अभी मार्केट में पैसा है, उसे हमें हटाना है। ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं और आप जाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक से ही आप पैसा उठाते हैं ना, डायरेक्टली आप आरबीआई से तो पैसा लेते नहीं है। ठीक है, और ये है यहाँ पे आरबीआई। अब देखो इस साइकिल का होता क्या है पूरा। आप जाते हो बैंक के पास, बैंक जाती है आरबीआई के पास। अब हुआ क्या, अब तक क्या चल रहा था? सिंपल, मान लीजिए बैंक रेट जो है 5% था। 5% पे ये भी बढ़िया पैसे ले रहे थे। मान लीजिए इसने पैसे ले रखे थे, इसने भी कम कर रखा था इंटरेस्ट रेट, और आपने भी पैसे उठा रखे थे। ये एक रिवर्स साइकिल चल रहा था, जिससे मार्केट में मनी इन्फ्यूज हो रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से आरबीआई ने बोला कि बहुत मार्केट में पैसा है, इसको उठाना है, तो बैंक रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करके 10% कर देते हैं। अब 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो क्या आप लोन लेने जाओगे? आप कहोगे भाई पैसा जमा करा देते हैं, क्योंकि बैंक अभी बहुत महंगा इंटरेस्ट दे रही है। जहां अभी 5% पे दे रही थी, क्योंकि 5 में ले रही है तो 6 पे देगी, अब 10 की जगह अभी 11 पे देगी, तो आप लेने जाओगे? आपको ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी ना, आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? रुक जाओगे। और ये चीज क्या करेगी? मनी को कंट्रोल करेगी। ठीक है, मनी को कंट्रोल करेगी। सेम सिचुएशन है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि ये बैंक की, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं लाइक, उनकी एक पावर होती है, उनके पास एक पावर होती है कि ये जितना कम होगा, मान लीजिए कि अभी आरबीआई ने बोल दिया कि जो बैंक्स हैं, अभी नॉर्मल सिचुएशन है 10% आपको कैश रिजर्व रखना है, यानी कि 100, मान लीजिए 100 रुपए हैं आपके पास, उसमें से 10 आप रखोगे अपने पास, यानी बैंक्स अपने पास रखेंगी, और 90 रुपीज तक आप क्या कर सकते हो? लोन दे सकते हो। ठीक है, यही होता है। क्योंकि ये रखना क्यों पड़ता है कि अगर कल को कोई इमरजेंसी आ गई, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या मान लीजिए वो लोन चुकता नहीं हुआ, तो कम से कम ये बैंक अपने पास जो रिजर्व रखा है उससे उसको कंट्रोल तो कर पाएगी। और ये किस टर्म्स में होता है? ये गोल्ड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में हो सकता है, करेंसी के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिया कि अब आपको जो आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है वो कितना रखना है? 20%। तो अब आप मुझे बताओ कि अब जब 20% अपने पास रखना है, तो सिर्फ 80% ही तो लोन दे पाएगी। तो लोन देने की कमी हुई। लोन देने से क्या हुआ? मार्केट में अब पैसा थोड़ा कम जाएगा। तो ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा? मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना कॉन्सेप्ट थोड़े अटकते तभी हैं जब आपको इसकी क्लैरिटी नहीं होती, आपको समझ में नहीं आ रहा मार्केट में पैसा ज्यादा है या पैसा कम है। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, पैसा ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई पैसा कम करेगी। अब कम कैसे करेगी, वो आपको इंस्ट्रूमेंट समझने पड़ेंगे। सेम एसएलआर का होता है कि एसएलआर भी, जैसे हमने सीएसआर समझा, सीआरआर समझा, वैसे ही एसएलआर है। एसएलआर भी अगर बढ़ा देगी तो क्या होगा? लोन देने की पावर कम हो जाएगी, और उस सिनेरियो में जो बैंक्स हैं वो उतना लोन नहीं दे पाएंगे, और लोग क्या करेंगे? लोन महंगे हो जाने की वजह से लोन नहीं लेंगे, और मार्केट में पैसा कहीं ना कहीं कम होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि परचेज, सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना। समझो इसको, आरबीआई ने आपको बोला ऑलरेडी मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, मार्केट में पैसे की कमी नहीं है। इस सिचुएशन में आरबीआई क्या कर रही है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको खरीद ले रही है। यानी आपको 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने खरीदी हुई थी, आरबीआई ने बोला लाओ इसको मुझे दे दो, बदले में आपको 100 रुपए दे दिए। आपके हाथ में कैश आया ना, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे तो मार्केट में कैश बढ़ रहा है ना, इससे कैश बढ़ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे परचेज के बजाय क्या करना चाहिए? खरीदने के बजाय आरबीआई को क्या करना चाहिए? सोल्ड करना चाहिए। ठीक है, सोल्ड करना चाहिए यानी बेचना चाहिए। बेचेंगे तो लोग पैसा डाल के खरीदेंगे और लोगों का पैसा लॉक हो जाएगा, और उस समय मार्केट में जो मनी है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चौथा इसीलिए गलत है,
समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ओके कुछ निकला तो नहीं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो फिर से वही है कि तो भारतीय रिजर्व बैंक, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई, वो गवर्नमेंट पीछे पीछे यहाँ पे कह रहा था खरीदने की बात कर रहा था, खरीदेगी, खरीदने से क्या हो रहा है, एक से खरीदने से क्या होगा कि मार्केट में मनी जो है वो और बढ़ जाएगा, मार्केट में मनी बढ़ जाएगा, तो मनी बढ़ने के भाई में सेम सिचुएशन की जाएगी क्या? नहीं की जाएगी भाई। दूसरा कह रहा है कि रुपी, मतलब अगर रुपए का मूल्य तेजी से गिर रहा है तो आरबीआई के बाजार में डॉलर बेचने की संभावना जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। सही बात है, यानी कि अगर हमारा पैसा कंटिन्यूस गिरता जा रहा है, ठीक है, गिरने का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। $1 की वैल्यू जो है 80, हमारे यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन चल रही है और 100 पहुंच गई है। तो अगर देखा जाए आपको लगेगा अरे ये तो बढ़ रहा है, कीमत नहीं बढ़ रहा है, एज कम्पेयर टू डॉलर हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यूएशन कम हो रहा है। उस सिचुएशन में आरबीआई को क्या करना चाहिए, ये डॉलर बेच देना चाहिए, हमारे पास आएंगे और डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो एक टाइम के बाद उसकी सप्लाई भी तो कम होगी ना, उस कम सप्लाई के टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, वापस से उसको खरीद लेगी। ठीक है, तो ये सॉरी 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 ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा ही करेगी। इफ इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए और इन यूरोपियन यूनियन, यानी यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझो कि यूरोपियन बैंक्स जो थे वो पहले इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए कोई लोन दे रहे थे तो उस पर 10% का इंटरेस्ट दे रहे थे, ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट गिरा दिए उन्होंने। इंटरेस्ट रेट गिराने का मतलब क्या है कि पैसे कम किए, अब हो सकता है 5% का इंटरेस्ट रेट हो उनका, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब कम ब्याज देना है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, बस ऊपर वाला आपका गलत होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। चलते हैं। इन द इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आपके पास गोल्ड फॉर्म में हो सकता है, ये आपके पास कैश फॉर्म में हो सकता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखने पड़ते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, इनको अपने पास रखेंगे रखेंगे। क्यों ऐसा करना पड़ता है, ताकि इकोनॉमी में, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कोई भी दिक्कत होती है, ऊपर नीचे इन्फ्लेशन हो गया, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो यहां से समझते हैं कि हमारा जो एस आर आर होता है ये डिसाइड करती है आरबीआई, और ये किसको मेंटेन करना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है टू इनेबल द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस। अगर आरबीआई अभी कह दे कि आपको SRR 20% करना है, तो उनके एडवांसेस देने की पावर इंपैक्ट होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। सही बात है, लोगों की जो जमा राशि है वो सुरक्षित रहे, तरल रहे। टू प्रिवेंट कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट ना कमा पाए। टू फोर्स द बैंक सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। 4 SRR अगर आप पढ़ते हो तो सबसे मेन फंक्शन जो है इसका वो यही है कि कम से कम ये जो बैंक है वो मतलब लोगों को क्या है ना, लुभावने ऑफर ना दें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो 1930 के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था यूएसए में, तो उस टाइम पे क्या था, टीजर लोन बांटे गए थे। ठीक है, क्या होते हैं, मान लीजिए आपको 2 लाख 3 लाख तक का एक अमाउंट जो है लोन दिया जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है आप कुछ भी कोलेटरल मत रखो। ठीक है, आप कोई कोलेटरल मत रखो, आप रिक्शा वाले को, आप ऑटो वाले को विदाउट कोलेटरल जब लोन्स बांटते हो, ठीक है, तो वहां पे ऑफकोर्स उसके डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इनको कहा जाता है टीजर लोन्स। जब ये टीजर लोन्स बढ़ते हैं तभी इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ जाता है। ठीक है, डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है कि विस्तारवादी, यानी कि हमें मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करना है। इन्फ्यूज करने का मतलब है मार्केट में पैसा जो है फ्लो कराना है, मार्केट में पैसा डालना है। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट का यही मतलब होता है कि हम पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसे को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
उस सिचुएशन में कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर को आप कम कर दोगे। ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही आपने एसएलआर कम किया तो बैंक्स के पास पावर होगा और बैंक्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके से आरबीआई क्या करती है, जब भी कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर ओवरनाइट मनी की ज़रूरत लोन प्रोवाइड करवाता है ओवर, तो अगर ऐसा करेगा तो मार्केट में जो पैसा है वो बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा। तो ऐसी चीज तो नहीं करनी चाहिए, तो यही चीज वो कह रहा है कि यही जो अपना ऑप्शन है वही सही होगा। ठीक है, ऐसा करने से जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है अगर ये बढ़ा दिया गया तो अब बैंक्स क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे, और पैसे नहीं ले पाएंगे तो वो हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को वो कैसे लोन देंगे ना। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, ये मार्केट से पैसा खत्म करेगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन होना चाहिए, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। देखो बैंक रेट और रेपो रेट कम करने से क्या होगा है कि फिर बैंक्स जाके आरबीआई से इजीली पैसा ले पाएंगी, क्योंकि अब वो जमा क्यों करे, उसके पास आराम से पैसा उठाएंगी और लोगों में बांटेंगी, तो इससे तो और पैसा बढ़ेगा। तो ये वाली चीज़ नहीं होगी, ये वाली चीज़ पैसा कंट्रोल करेगी। डायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि मनी इनफ्लो को रोकना है, कम करना है बस। तो उसके लिए यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, बाकी तो सब पैसा बढ़ाएंगे मार्केट में। आगे चलते हैं, द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, और इसी का एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेती है। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स उल्टा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आप देखो कि जब अगर रेपो रेट बढ़ेगा या रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, दोनों ही चीज़ें सेम है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो रिवर्स रेपो रेट पे क्या असर पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा। दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रेपो रेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा या कम होगा, जो मनी है वो, रेपो रेट बढ़ रहा है तो मनी जो है कम होगा, रेपो रेट कम हो रहा है या रिवर्स रेपो रेट कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में मार्केट में जो मनी है वो ज़्यादा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बस आप याद कर लीजिए कि कौन सी अगर ये बढ़ेंगे तो पैसा कम होगा और अगर ये कम होंगे तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 1 फॉर द गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इम्प्लाइज दैट देयर इज अ परफेक्टली इक्वल इनकम। देखो गिनी कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपने ग्राफ देखा होगा, ये ऐसे करके बताता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी, और वो कब होती है, जब ये जीरो होता है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से कर्व बन रहा है तो ये दिखाता है कि ये क्या है, इनइक्वालिटी है। तो ये जो गैप है, ये गैप ये है हमें बताता है कि अभी क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी होता है। जब ये गैप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो परफेक्टली इक्वल होता है और वो होता है जीरो। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो इसने 1 कहा ये गलत है, अगर इसकी जगह 0 कहता तो परफेक्टली इक्वल होता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, द सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई। देखो ये वाला सही है कि जो गवर्नर है आरबीआई का वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, दिस इज टोटली करेक्ट। बट कभी आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो क्या कभी कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा जहां आरबीआई के बारे में हो? ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है पढ़ा होगा, हो सकता है लिखा हो, कैसे लिखा होगा, हो सकता है अगर लिखा होता तो आपने कभी तो पढ़ा होता, आज तक आपने कभी आरबीआई के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा, तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, उसकी जो पावर्स आती हैं वो आरबीआई एक्ट से आती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। ठीक है, अब ये डेट्स पूछे हुए हैं कि कौन सा बैंक कब बना, और ये 2023 का जो पेपर था, फिर बाद में ये जो है लीक हो गया था, तो इसका बाद में जो री एग्जाम हुआ था उसमें तो नहीं पूछा, बट ये पहले वाले में पूछा गया था कि कौन सी बैंक कब बनी है। अब इसके डेट्स आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक की, तो इलाहाबाद बैंक जो है वो 1865 में बना था। कब बना था? 1865 में। ठीक है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद आंसर तो मिल ही गया। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1894 में बना था।
ठीक है, यानी इलाहाबाद बैंक बना 1865 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। अवध की बात करें तो अवध बना था हमारा 1881 में, ठीक है, अवध 1881 में। और अलायंस बैंक ऑफ शिमला, शिमला का अलायंस बैंक जो है वो बना था हमारा 1874 में, ठीक है। तो आप डेट्स इनके याद रखिएगा कि इलाहाबाद बैंक 1865 में बना, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना, अवध कॉमर्शियल बैंक जो है 1881 में बना, और उसके बाद द अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है 1874 में बना, ठीक है। आगे चलते हैं। The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. Okay, in India, a company submitting a business responsibility and sustainability report makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. ठीक है, अब देखो ये जो कह रहा है पहला वाला, हाँ पहला वाला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी BRSR जमा करना अनिवार्य बनाता है। देखो ये सब चीजें जो है RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हैं, ये आते हैं सेबी के, बेसिकली सेबी के फील्ड में आते हैं, ये RBI के फील्ड में नहीं आते। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारत में जो BRSR जमा करने वाली कंपनी रिपोर्ट में ऐसी जानकारी देती है जो मुख्य रूप से गैर वित्तीय प्रकृति की होती है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती है, और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और 2025 का क्वेश्चन है ये। तो जनरली ये जो नेम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो गलत होते हैं, हम ऐसा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये गलत है, SBI यहाँ पे से भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बीटा एक शब्द है जो बार बार न्यूज में रहता है और फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से किसी एसेट यानी संपत्ति को एक साथ खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, या फिर एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क दैट अराइजेस वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी एक प्रकार की सिस्टमैटिक रिस्क जहाँ पे उत्पन्न होता है जब परफेक्ट हेजिंग संभव नहीं हो पाती है। या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आप बीटा देखेंगे, बीटा कैसे बनाते हैं आप, यही बीटा होता है, हो सकता है कुछ लोग और तरीके से बनाते हो, बट ये बीटा होता है। ये बीटा जो है, ये बीटा का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, यानी हम इस बीटा से ये समझते हैं कि जो शेयर मार्केट है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, और उस चेंजेस की वजह से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइसेस में क्या ऊपर नीचे वैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। बीटा अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता है बीटा ऐसे बनता है, इसका मतलब ये कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा होगा, तो कोरिलेशन करके भी इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एज अ लोन ले सकते हैं, वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब पहला कह रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है। मोटर वाहन मतलब मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल मान लीजिए आपकी बाइक है, क्या बाइक को आप ट्रेड कर सकते हो, क्या बाइक को आप ठीक है बेच सकते हैं, बट क्या ट्रेड कर पाएंगे बाइक का, नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। और करेंसी स्वैप, करेंसी बदलना, लाइक डॉलर से इंडियन रूपी में कन्वर्ट करना, तो वो भी तो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है उसी का पार्ट है, तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। इन फॉलोइंग मार्केट्स की बात कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी स्टॉक मार्केट, इनमें से कौन से कैपिटल मार्केट में आते हैं, कौन से इसमें से कैपिटल मार्केट में आएंगे। देखो कॉल मनी और ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, हम कैपिटल अकाउंट्स में भी यही पढ़ते हैं, मोर देन 1 ईयर। अभी जब आगे भी एक क्वेश्चन आएगा हमारा, उसमें कॉल मनी या फिर ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लाइक विद इन 1 ईयर ये आपको खरीदने बेचने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये दोनों गलत हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल्स, इनमें से कौन सा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। बॉन्ड्स और स्टॉक्स कभी भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपको
जैसा है वैसे ही परचेस करना पड़ता है, जैसा है वैसे ही इक्विटी शेयरिंग और ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो, तो उन सब में ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि ठीक है, मतलब लाइक अभी क्या कर रहे हैं आप, इसकी बजाय कोई दूसरी चीज़ यूटिलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स की जगह आप मान लीजिए इक्विटी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, कुछ ऐसा आप कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने कहा था ना ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम, ये कॉल मनी और ये ट्रेजरी बिल्स, उसी से रिलेटेड है ये आगे वाला। इसमें कह रहा है कि जो कॉमर्शियल पेपर है वो एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक लॉन्ग टर्म, मार्क कर लीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इश्यूड बाय द आरबीआई। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, इश्यूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। देखो, पहली बात तो इसमें ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर हो गया, कॉल मनी हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यहाँ पे सेकंड गलत होते ही आपका ये गया और ये गया। अब 1 एंड 3 तो आपके सही हैं, ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म है, तो आपका आंसर तो मिल गया, बट फिर भी जीरो कूपन के बारे में बात करते हैं और एक एक से इनको समझते हैं। कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि दे तो रहे हैं आपको, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, एक तरीके से उतना प्रॉमिस्ड नोट नहीं है ये, यानी कि अगर इसकी वैल्यूएशन जितनी दे रखी है अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी होता तो उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं, ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई टू अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉल मनी जो है वो शॉर्ट टर्म है, फाइनेंस के लिए यूज किया जाता है फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। बैंक्स को चाहिए होता है ओवरनाइट मनी, उस सिचुएशन में कॉल मनी जैसी चीजें की जाती हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशन। पहली बात तो ये इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते, ठीक है, यानी ये जो कहना चाह रहा है ना, ये जो कहना चाह रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कॉर्पोरेशन को जारी किए जाने वाले ब्याज युक्त, ब्याज नहीं इसमें इंटरेस्ट मिक्स रहता, ठीक है। बाद में इनका जो कह रहा है ना कि जो इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते, इस पे बाद में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें लगता है कि जीरो कूपन की बात कर रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं रहता होगा, ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा है कि एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, convertible bonds pay a lower rate of interest. The option to convert to equity affords the bond holder a degree of indexation to rising consumer prices. Okay, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी में बदलने का विकल्प होता है, इसीलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड पर ब्याज की दर कम होती है। अच्छा ठीक है, इक्विटी में बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के मुकाबले कुछ हद तक इंडेक्सेशन की सुविधा देता है, ठीक है, क्या देता है, इंडेक्सेशन की सुविधा देता है। तो पहली बात जो कह रहा है कि ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं इनमें ना आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, इनमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जो बॉन्ड है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड को क्या कर सकते हो आप, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उस बॉन्ड पे आपको जो इंटरेस्ट था वो कम मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में। दूसरा कह रहा है इक्विटी में बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के मुकाबले कुछ हद तक इंडेक्सेशन की सुविधा देता है, यानी कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कुछ हद तक उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पावर उसके पास रहती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेडेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में से जो है व्यापार कर सकते हैं यानी बेच सकते हैं। बीमा कंपनी हो गई, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। मैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि रिटेल इन्वेस्टर, देखो ये दो लोग तो हैं ही, इंश्योरेंस कंपनी तो है ही, पेंशन फंड भी है, इनके बारे में हो सकता है आपको डाउट आए। इसका हम पहले ही क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डीमैट अकाउंट के थ्रू अलाउ किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं।
Okay. As regard return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. Okay. Bondholders are lenders to a company, whereas stockholders are its owners. For repayment purpose, bondholders are prioritized over stockholders by a company. ठीक है, अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि किसी कंपनी में निवेश से मिलने वाले रिटर्न के मामले में आमतौर पर, यानी किसी कंपनी में आपने क्या किया, निवेश किया, उस निवेश से यानी उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिला, कुछ रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको बदले में कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि वो जो रिटर्न है, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। देखो, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स की तुलना में ये जो स्टॉक होल्डर्स की तुलना में जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कम जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि आपके जो बॉन्ड्स होते हैं उन पे एक अमाउंट फिक्स रहता है इंटरेस्ट का, और वो आपको मंथली या ईयरली या क्वार्टरली वो आपको पे होता रहता है। जबकि स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक्स एक तरीके से रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, पहला कथन सही है। ओके। और उसके बाद दूसरा कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स कंपनी को उधार देने वाले होते हैं, जबकि स्टॉक होल्डर्स उसके मालिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड होल्डर्स यानी जब आप मार्केट में जैसे कहते हैं ना, आईपीओ रिलीज हो रहा है, पर्टिकुलर पेटीएम ने जैसे आईपीओ रिलीज किया, रिसेंटली जोमेटो ने आईपीओ रिलीज किया, तो जब कोई कंपनी अपना आईपीओ रिलीज करती है और आप उसके बॉन्ड्स परचेज करते हो तो आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो। ठीक है, और जिसके पास उसके स्टॉक्स होते हैं वो उस कंपनी के ओनर्स होते हैं। लाइक मेरे पास इस कंपनी के 10% स्टॉक्स हैं, तो आपकी उसमें पार्टनरशिप 10% की है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी सही है। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स। ऑब्वियस ही बात है, वो आपके देनदार हैं, आपको पहले उनको देना पड़ेगा। बॉन्ड होल्डर्स, मैंने क्यों, इसीलिए तो ये पहला स्टेटमेंट आप समझ रहे हो कि ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कम रिस्क होता है उनको। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले पे किया जाता है और वो देनदार होते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट्स के हिसाब से जाऊं तो मेरे तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए। सेकेंड एंड थर्ड दोनों सही है, और व्याख्या कर रहा है, फर्स्ट एंड सही है, दोनों कथन की व्याख्या करता है नहीं, ये दोनों मिलके पहले वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि सेकेंड और थर्ड क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीजों से भारतीय बॉन्ड्स को, मतलब भारत सरकार के जो बॉन्ड है उनको फर्क पड़ेगा। देखो, एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, इससे फर्क पड़ेगा। बहुत लोग सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क इसलिए पड़ेगा कि अगर रेट बहुत ज्यादा हो गए, मान लीजिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉरेनर भी परचेज करते हैं, उन्होंने परचेज कर रखा है, और उधर अगर उनके यहाँ पे बैंक रेट कम हो गए या ज़्यादा हो गए, मान लीजिए ज़्यादा हो गए, तो हमारे यहाँ से पैसा निकालेंगे और यहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे और अपने यहाँ पे परचेस करेंगे, तो असर पड़ा। यस, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स ही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंक रेट बढ़ा दे या फिर अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे, इन्फ्लेशन की कुछ टर्म्स इंक्रीज कर दे, तो सिचुएशन में भी फर्क पड़ेगा। यस, पड़ेगा। इन्फ्लेशन इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, यस, तीनों चीजों से फर्क पड़ेगा। आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनके एडवांटेज क्या होता है, इनका फायदा क्या होता है। ठीक है, सरकार जो ये जो आईआईबीज हैं के माध्यम से अपनी उधारी पर कूपन दरों को कम कर सकती है। आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति से जोड़ी अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर मुक्त होते हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि इंडिया में अगर आप 10 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट किए और अगर उस 10 रुपए पे भी आपको 5 पैसे का भी मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है या कैपिटल गेन होता है, तो भी आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो भी आपको टैक्स देना है। नथिंग इज टैक्स फ्री, टैक्स फ्री जैसा कुछ नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ना कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होती है एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल, भैया टैक्सेबल है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। उसके अलावा पहले की बात करें, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं इसको, कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स। सही बात है कि गवर्नमेंट जो है कूपन रेट्स पे गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर सकती है कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। ये काम कर सकती है, इनके माध्यम से अपनी उधारी पर जो कूपन दर है उनको कम कर सकती है, और मुद्रास्फीति से जुड़ी अनिश्चितता से भी इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए ये लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं कि हर साल हम 10% इन्फ्लेशन एड ऑन करते हैं,
तो यहाँ पे हर साल 10% इन्फ्लेशन इसमें ऐड ऑन होता है, इसीलिए इन्फ्लेशन से बचने के लिए, मुद्रास्फीति से बचने के लिए इनको लॉन्च किया जाता है। लेकिन ये जो कह देना कि इन पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो गलत है, ठीक है। टैक्स तो आपको हर चीज पे देना पड़ेगा। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। कहने का मतलब दुनिया भर में ट्रेड होने वाली सभी इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भारत का हिस्सा बहुत बड़ा है, जिससे इसमें जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है, नहीं पता क्या क्या कह रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो आप, मतलब हाल के समय में भारत के शेयर बाजार समय के लिए तो इसने हांगकांग के बाजार को भी पीछे छोड़ दिया था। क्वेश्चन पूछ रहा 2025 में, इसमें कोविड आके गया है। तो थोड़ा लॉजिकली अगर आप सोचो कि सेकंड स्टेटमेंट कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये ठीक हो सकता है, मतलब इंडिया का मार्केट इतना ग्रो कर गया और आपको पता भी नहीं चला, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके बेसिस पे जाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, आपको आंसर मिल गया सी। तो कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में, यूपीपीसीएस तो नहीं कहूंगी, यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस लॉजिकली भी ठीक हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसा ही था, ठीक है। भले आपको नहीं पता, भले आपको नहीं मालूम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या पता क्वेश्चन भी दिया है तो हांगकांग को ओवरटेक कर गया। अरे आपने कभी तो सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना, आपने नहीं पढ़ा, तो वो चीज नहीं हुई है, ठीक है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है कि दुनिया भर में ट्रेड होने वाले सभी इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें भारत में अच्छा खासा बूम हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है। और कोई रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट एन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड, ऐसा कुछ है नहीं। यानी छोटे निवेशकों को ऑप्शन ट्रेडिंग के, देखो ये जो टर्म्स है ऑप्शन ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग, इंट्राडे और इस तरीके से जो रहते हैं, ये शेयर मार्केट के टर्म्स हैं। अगर किसी ने शेयर मार्केट को पता होंगे, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल आके जुड़ते हैं और उसमें वो एक बैंक सेटअप करते हैं और एक दूसरे को लोन देने की फैसिलिटी उसमें रहती है, ठीक है। यही है, हम मोटा माटी लेमन की भाषा में ऐसे समझते हैं इसको। तो अब इसमें कह रहा है देख रेख और इनका नियमन जो है, यानी कि ये सुपरवाइज और रेगुलेट किए जाते हैं बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने जैसे हमेशा कहा है यूपीएससी में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो गलत होते हैं। पहला कैसे गलत है कि ये जो है ना, स्टेट बैंक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो इनकी देख रेख करते हैं, ठीक है। कोई अलग से और बोर्ड क्यों बनाया जाए जब ऑलरेडी हमारे पास पहले से एक बोर्ड है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। यह 1966 में हुए एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था, ये भी सही है। तो पहला गलत कर दो, पहला गलत करने पे ही आपको आंसर मिल जाएगा, देखो 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इससे पहले भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें हमने पढ़ा था इनका, एक जगह हमने नाबार्ड और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इतना पता है कि आरआरबीज जो है वो 1975 में बने थे, ठीक है। आरआरबीज का सेटअप हुआ था 1975 में, नाबार्ड बना था 1982 में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के आसपास 93 के आसपास आया था, और किसान क्रेडिट कार्ड 1998, ठीक है। ये आपको डेट्स याद रखने हैं एटलीस्ट आप इनमें से। तो आरआरबीज का 1975 रट लो, ये दो तो आप रटी लो, नाबार्ड का 1982 और ये अपना आरआरबीज जो है 1975, ये दो चीजें आप रट लो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी, ओके। सो अगर से पहले सेटअप हुए हमारे आरआरबीज, ठीक है, 4, ओके, ये हट 4 ऑप्शन। आरआरबीज के बाद हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड में आपको एक अमाउंट दिया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, जिससे कि आप अपने जो एग्रीकल्चर के छोटे मोटे खर्चे ना उनको आप हैंडल कर सको, लाइक पोस्ट हार्वेस्ट खर्चे हो गए आपके, या सिंचाई का ड्यूरेशन है उस समय हो गए। अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ ऐसा करके आप हैवी ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज और कोल्ड स्टोरेज सेटअप करोगे, वो भी हमने सॉल्व किया है। तो ये दोनों चीज नहीं है, बाकी ठीक है, ये क्लियर हो जाता है आगे।
ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप was originally initiated by State Bank of India, providing micro credit to financially deprived, okay, financially deprived लोगों के लिए माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एक चीज याद रखना, अगर ये यहाँ पे एक बार यही देता तो आप सोच सकते थे कि हाँ यार हो सकता है आरबीआई का काम हो, यानी कि जो सेंट्रल बैंक काम नहीं कर रहा वो हमारा एसबीआई काम करेगा। थोड़ा सोचो और उसे कट कर दो, ठीक है। जो काम एक बार को आरबीआई देता तो सोच सकते थे हाँ ठीक है सेल्फ हेल्प ग्रुप आरबीआई ने, नहीं बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, एसबीआई, एसबीआई कर रहा है। नाबार्ड इसने नाम नहीं लिया, इसने आरआरबीज का कुछ नहीं बोला, इसने किसी और बैंक का नहीं बोला, सीधे एसबीआई, तो कोई मतलब नहीं बनता। ये जो ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था बाय द नाबार्ड, कब बना था नाबार्ड, अभी बताया पीछे हमने, नाबार्ड ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं जो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, ठीक। दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, ये जैसे मैंने स्टार्ट गुरु का यही काम होता है, ठीक है। उसके अलावा आरआरबीज और शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इनका परसेंटेज डिसाइड रहता है कि इतना परसेंट इनका रहेगा, मोर देन 50% तो कमर्शियल बैंक्स का ही रहता है, आरआरबीज का अप्रोक्स 20% कुछ रहता है, आई एम नॉट श्योर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ओनली 2 ऑप्शंस। इंडिया में, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ओके। The rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Brickwork Rating is an Indian credit rating agency। 2022 का क्वेश्चन है, मुझे अभी भी याद है। ये नाम पढ़ के मैंने सोचा था कि ये पक्का ना इंडियन कंपनी तो नहीं होगी क्योंकि नाम ऐसा लग रहा है अंग्रेजी जैसा, बट यहीं पे हम गड़बड़ कर गए और ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नाम इसका ऐसा ब्रिक वर्क रेटिंग्स ऐसा लग रहा है कि कोई फॉरेन कंपनी होगी, जबकि ये क्या है, ब्रिटेन का, इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट ये थर्ड वाला सही है, थर्ड के हिसाब से अभी देख लेंगे बाद में। उसके बाद कह रहा है कि इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं आरबीआई करती है, तो सेबी क्या करेगी फिर, सेबी को भी तो कोई काम देंगे, लेकिन आरबीआई नहीं करती, कौन करता है, सेबी करती है। तो इसका मतलब इकरा नाम से जाने वाली रेटिंग एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये बिल्कुल सही है, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, बाकी पहला आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सही बात है, जो लोग अकाउंट से होंगे, जो कॉमर्स से होंगे, उन्होंने पढ़ी होगी अकाउंटिंग, तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस की, सही बात है। लेखांकन एक व्यापार की भाषा है जहां आप अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग की चीजें मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेस मैन, बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है बहुत अच्छे से। A breach of condition gives a right to claim and damages and not a right to repudiate the contract। यानी कि repudiate का मतलब होता है कि अनुबंध को रद्द करना, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था आप उसको कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, कैंसिल, ओके। अब इसके हिसाब से पढ़ते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि जो कंडीशन है वो एक स्टिपुलेशन है, यानी एक ऐसी शर्त है, एक ऐसा अनुबंध कह सकते हैं जो कि अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, सही बात है। यानी कंडीशन जो है एक स्टिपुलेशन है, क्योंकि कंडीशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें कंडीशन दी हुई होती है कि आपको पर्टिकुलर ये कंडीशन के हिसाब से ये चीजें होंगी। उसके अलावा दूसरा कह रहा है कि अगर कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो ये राइट देता है टू क्लेम डैमेज बट नॉट राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की पावर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, भले आप डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये वाला ना गलत है, आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। ट्रू कौन सा है, ए, यानी असर्शन सही है और जो रीजन है वो गलत है। आप जब भी अगर आपकी कंडीशन ब्रीच होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस मतलब बेसिकली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल भी कर सकते हो, आपके पास ये पावर है, ओके। वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इन सब के बारे में बात कर रहा, पेयर्स कौन से मैच होंगे उसके पूछ रहे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है वो जानते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो कि आपका लॉन्ग टर्म में एसेट जनरेट करके दे, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आपने कोई चीज, कोई मशीनरी ली और उस मशीनरी ने क्या किया, आपको लॉन्ग टर्म आपकी जनरेशन तक आपको कैपिटल जनरेट करके दिया, वो होती है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले कह रहा है फार्मर्स प्लो, यानी जो हल होता है किसान का वो वर्किंग कैपिटल है,
वर्किंग कैपिटल है या फार्मर्स कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल है, कार्यशील पूंजी। भाई उसके लिए जो उसका हल है, जो उसका प्लो है, वो फाइनल काम कर रहा है ना, उसी से वो लॉन्ग टर्म तक अपना जनरेशन तक उसी को यूटिलाइज करेगा और उसी से अपनी एग्रीकल्चर करेगा। उस एग्रीकल्चर से क्या होगा, उसको इनकम जनरेट होगी। तो बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल नहीं होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। कंप्यूटर आपका फिक्स्ड कैपिटल है, यस कंप्यूटर आपका फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि ये एक एसेट है, ठीक है। यार्न यूज्ड बाय वीवर, वीवर्स के थ्रू जो यार्न यूज किया जा रहा है, जो बुनकर के द्वारा इस्तेमाल किया गया धागा है, वो स्थिर पूंजी है। स्थिर पूंजी कैसे हो सकती है, इसका आगे यूटिलाइजेशन नहीं होगा, स्थिर पूंजी तो नहीं हो सकती है, वर्किंग कैपिटल जरूर हो सकती है, ठीक है। पेट्रोल एक वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही है। तो इसमें दो ऑप्शन आपके सही होंगे, कौन सा वाला, एक तो कंप्यूटर वाला और एक पेट्रोल वाला। आगे चलते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, कहना चाह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की बाजार मांग बढ़ सकती है यदि उसकी सब्स्टिट्यूट वस्तु की कीमत बढ़ जाए, यदि उसकी पूरक, देखो ऐसे समझो, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, आप कॉफी पी रहे थे और कॉफी के रेट अचानक से बढ़ गए तो आप चाय पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो चाय जो है यहाँ पे वो एज कंपेयर टू कॉफी यानी टी जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि बटर एंड ब्रेड का रेट बढ़ा तो लोगों ने बटर परचेज करना कम कर दिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं चाय पत्ती या फिर कॉफी और मिल्क की बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉफी का प्राइस बढ़ा तो आपने कॉफी पीना बंद कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इंफीरियर गुड्स, गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। याद रखना, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप उनको खरीदना बंद कर देते हैं, या बहुत बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, आप उसके बेटर ऑप्शंस परचेज कर सकते हैं। ओके तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि सारी चीजें सेम है, कुछ बदला नहीं है ना, तो उसके किसी भी चीज में चेंज नहीं आ रहा, बट मार्केट डिमांड जो है ना किसी गुड की वो बढ़ सकती है। मार्केट डिमांड कब बढ़ेगी, अगर उसके सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ जाए, ठीक है। अगर उसके सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ गई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कॉफी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, तो पहला ऑप्शन सही है। बट कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस बढ़ने पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा। इस सिचुएशन में तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे ना, तो यहाँ पे इसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी, फिर तो डिमांड कम हो जाएगी। इस सिचुएशन में जो डिमांड है ना वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एक घटिया वस्तु हो और उपभोक्ताओं की आय बढ़ जाए, इस सिचुएशन में ना वो लोग खरीदना बंद कर देंगे उसको, ठीक है। इंफीरियर चीजों को खरीदना बंद कर देते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है। ओके, इसके प्राइस गिर जाए उस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि लोग खरीदना शुरू करेंगे इसको, तो इसका 1 और 4 ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। कंज्यूमर्स कैन बार्गेन बिलो एमआरपी। ओके, ये बात सही है कि जब आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, जैसे मान लीजिए आपको आपके घर वालों ने बोला कि जाइए एक टीवी खरीद के ले आइए, ठीक है। आप टीवी खरीदने गए, आपने देखा टीवी यानी कि जो एलईडी आजकल चल रही है उसकी कीमत कुछ 25,000 रुपए थी, ये इसकी एमआरपी थी, ठीक है। एमआरपी थी इसकी, यानी मैक्सिमम, नाम में क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इस प्राइस से ऊपर आपको वो 26,000 की नहीं देगा, ठीक है। याद रखेगा, एमआरपी का मतलब होता है कि इससे ऊपर आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट इससे ऊपर नहीं दी जाएगी। अगर 25 की है तो 25 उसकी मैक्स लिमिट है, 26 में नहीं बेचेगा। हाँ, इससे नीचे बेच सकता है, हो सकता है आपको 22 में दे दे, हो सकता है आपको 20 में दे दे कुछ ऑफर लगा के, या फिर आप अपना पुराना टीवी एक्सचेंज करने जाओ तो हो सकता है आपको 20 में, 25 में, 25 में भी नहीं, आपको 15 में दे दे, कुछ ऐसा उसके पास स्कीम हो सकती है। इसका मतलब एमआरपी से नीचे तो जा सकता है, एमआरपी से ऊपर नहीं जा सकता। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहला करें कंज्यूमर कैन बार्गेन बिलो द मैक्सिमम प्राइस, सही बात है। एमआरपी इज अ प्राइस अ सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर, मतलब बायर से उसे उतनी ही कीमत लेनी है, मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता, उतना ही लेगा। ऐसा होता है क्या, मतलब ये जो मस्ट वाली बात है वो आपको गलत नहीं लग रही, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है। यानी एमआरपी वो कीमत है जो विक्रेता को खरीदार से लेनी ही होती है।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप बार्गेन करने जाओ, आप बार्गेन करके क्या कर सकते हो, प्राइस कम करा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। और हमेशा एमआरपी से नीचे ही वस्तु खरीदी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ द ऑल इम्पीडिमेंट्स to the facilitation of exchange. It deals with the factors of delivering the products to the consumers. Okay. वाणिज्य यानी कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री इन सब के बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही ये कॉमर्स की बात कर रहे हैं। कॉमर्स है क्या? यह व्यवसाय का वह क्षेत्र है जो विनियमन यानी एक्सचेंज को आसान बनाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, यानी कि फील्ड ऑफ बिजनेस जो कि जितने भी रिमूवल, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सही करने में मदद करता है। यह उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित कारकों से निपटता है, यानी कि डील करता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर, कौन कौन से ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं जो लोगों तक उस ऑब्जेक्ट को पहुंचने नहीं दे रहे। तो ये भी इसका एक पार्ट है, तो इसका मतलब दोनों ही इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर 9 खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे जो घटना चक्र में दे रखे हैं। आप जाइए, ये पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमें क्या करना चाहिए आप कमेंट में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।